हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो करंट अफेयर प्रोग्राम है इसमें अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाले हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग पूरे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके ऊपर एक अननेसेसरीली बर्डन नहीं डाला जा रहा है। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि आप लोग उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको और उसमें से और कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से करना है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में केंद्रीय मुख्य सतर्कता नियुक्त जो आयुक्त जो है कौन बने हैं, यानी मतलब क्या है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। मतलब है कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है या फिर चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, सेंट्रल चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो ये क्या है एक्चुअल में, जो आपका विजिलेंस कमीशन जो होता है वो क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए पहले तो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई और क्या काम करता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये भ्रष्टाचार को रोकने के काम करता है, भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करता है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एक चीज ये ध्यान रखनी है, भ्रष्टाचार संबंधी जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगाने का काम करता है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। ये कई बार पूछा जाता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है या फिर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई है 1964 में। एक समिति बनी थी, संथानम समिति। ये समिति का नाम भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। संथानम कमेटी जो है, समिति जो है, इसकी सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया था। तो कई बार पूछता है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और 1964 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। क्लियर है इतनी चीज। इसके अलावा ये जो आपका आयोग है, विजिलेंस कमीशन जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अंदर टोटल एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष को आप क्या कह सकते हो, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। इसको आप लोग क्या कह सकते हो, चीफ विजिलेंस कमिश्नर या मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, एक तो होता है ये। इसके अलावा दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, दो क्या होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो दो सतर्कता आयुक्त हो जाएंगे और जो आपका एक जो है मुख्य आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो जाएगा। तो ये तीन लोग होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत के राष्ट्रपति है उनके द्वारा की जाती है। अब मुद्दे की बात है कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा या इसमें कुछ और बात भी है। तो इसके अंदर एक छोटी सी बात और है कि राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। और वो समिति में कौन कौन सदस्य होता है जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति से कि ये आदमी को करना चाहिए। उस समिति में एक होता है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्लस जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, प्लस गृह मंत्री हो गया, होम मिनिस्टर। इसके अलावा होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होते हैं लोकसभा के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, ये तीन लोगों की समिति है ये। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और ये कमेटी रेकमेंड करती है जिस नाम को, उस नाम को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। आपका सेंट्रल, आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर और अन्य विजिलेंस कमिश्नर जो है दो, उनको जो है नियुक्त करती है। फिर इस आधार पर ये काम होता है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये कौन होता है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, या फिर इसके अंदर एक चीज और भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी बनने के लिए मिनिमम 55 सीट होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर जिस पार्टी के पास 55 सीट होगी वही आपकी अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि 2014 से लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन पार्टी है ही नहीं कोई। बट इस केस में क्या माना जाता है, जो जिस पार्टी का लार्जेस्ट नंबर है, जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर वाली पार्टी, एक तो जैसे मान लो लोकसभा के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो तो सरकार बनाएगी। उसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर बचता है उसको आपको अपोजिशन पार्टी कंसीडर कर लेना है।
तो उसका जो लीडर होगा उसको इसमें शामिल कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। और अब पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा, हाल ही में अभी नियुक्त किया गया है संजय कोठारी जी को, जो सेंट्रल चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। ये बात ध्यान रखनी है, ये राष्ट्रपति के सचिव थे पहले, अब इनको संजय कोठारी जी को यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा दो जो मैंने बताया कि इसके अंदर एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है और दो विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं, यानी दो सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। अब ये लोग जो है ये कौन कौन है अभी वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में ये दो लोग हैं, एक है शरद कुमार, एक है शरद कुमार, एक तो है शरद कुमार, और दूसरे कौन है, दूसरे है आपके सुरेश जो है सुरेश एन पटेल, दूसरे आपके सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल, ठीक है ना, दूसरे है सुरेश एन पटेल। तो ये दो लोग हैं, शरद कुमार और सुरेश एन पटेल जो है, ये दो आपके विजिलेंस कमिश्नर है। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर एक कौन है, तो वो है आपके जो आपके संजय कोठारी जी है, ठीक है। तो ये तमाम बातें ध्यान रखनी है। लेकिन मैंने ज्यादा जोर किस बात पर डाला है, संथानम समिति, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि वर्तमान में कौन है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो आपको ध्यान रखना है संजय कोठारी है, क्योंकि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। क्लियर है ना। इसके अलावा दो अन्य सदस्य होते हैं, 1964 में बना है ये, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। क्लियर है। भ्रष्टाचार जो है उसको रोकने के लिए, उस पर पाबंदी लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। तो समझ में आ रहा होगा आपको, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजय कोठारी। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए वेटलैंड क्या होती है। वेटलैंड क्या होती है, कोई भी जलमग्न भूमि, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो जलमग्न है, पानी से भरा हुआ है या दलदली भूमि है, उसको हम लोग वेटलैंड कंसिडर करते हैं। लेकिन वहां पर जैव विविधता होनी चाहिए, फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, वो जैव विविधता वहां पर होनी चाहिए। ऐसी जगह को हम लोग कहते हैं वेटलैंड। इसका उदाहरण अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपके तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र होंगे, वहां पर आपके जैसे कि मैंग्रोव हो गए, मैंग्रोव हो गया। इसके अलावा एस्चुरीज हो गया, एस्चुरीज, एस्चुरीज जवारनद मुख जिसको बोलते हैं आप लोग, एस्चुरी हो गया। इसके अलावा लेगून्स हो गया। ये सब क्या है, पानी से भरे हुए होते हैं, तो ये लेगून हो गया। जैसे मालाबार तट पर केरल में लेगून्स पाए जाते हैं। एस्चुरी क्या होती है, जैसे डेल्टा होता है, जो पूर्व की तरफ नदियां बहती है, जो पूर्व की तरफ, हमारे पूर्व की तरफ, पूर्व तट की ओर जो नदियां बहती है और पश्चिम बंगाल आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो सारी नदियां जो आपकी इधर बहती है, वो सारी की सारी नदियां जो है वो अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। डेल्टा आप लोगों ने मैथ में बहुत पढ़ा होगा, ये डेल्टा होता है, इसी प्रकार की आकृति बनाती है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ऊपर से एरियल व्यू से, तो आपको लगेगा कि नदी जो है वो इस प्रकार का व्यू बना रही है यहाँ पर, कि भूमि जो है वो समुद्र के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा व्यू बन जाएगा, डेल्टा की आकृति बन जाएगी, तो इसलिए कहते हैं इसको डेल्टा। और जो पश्चिम की आपकी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो पश्चिम की तरफ इधर बहती है जो नदियां, जो आपके अरब सागर में गिरती है, ये नदियां जो है अपने मुहाने पर क्या बनाती है, ये अपने मुहाने पर बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी यानी जवारनद मुख। इसमें क्या लगता है, इसमें आपको यह लगेगा कि जो नदी है वो समुंदर के जो समुंदर है वो भूमि के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये नदी इधर से आ रही है, तो यहां पर ऐसा लगेगा कि यहां तक आपको पानी पानी नजर आएगा, ठीक है ना, यहां तक आपको पानी पानी नजर आएगा। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। तो इधर बहने वाली जो एस्चुरी है और उधर बहने वाला डेल्टा होता है, तो डेल्टा हो गया, एस्चुरी हो गया, इस क्षेत्र के अंदर जो है आपको वेटलैंड्स मिलती है। इसी प्रकार से जो अंदर की तरफ अगर बात करें, तो यहाँ पर आपकी लेक्स हो गई, झीलें हो गई कोई किसी भी प्रकार की, तो वो सब इसी कैटेगरी में आ गया। डैम हो गया, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है वेटलैंड की कैटेगरी में आती है। अब वर्ल्ड आपका वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है, मुद्दे की बात ये है। अब मुद्दे की बात क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो देखते हैं क्या है मामला। देखिएगा 2 फरवरी 1971 को 1971 में रामसार जगह है एक ईरान के अंदर, रामसार शहर है एक, और कौन से देश में है, ईरान के अंदर। तो रामसार शहर कौन से देश में है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। रामसार कन्वेंशन कब हुआ, ये भी पूछा जाता है 1971 में।
इसमें बोला गया कि जो इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स है, जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, जिनका इंपॉर्टेंस है कुछ, उन वेटलैंड्स को जो है इस कन्वेंशन के बाद हम लोग रिकॉग्नाइज कर देंगे, जो कि रामसार कन्वेंशन के तहत रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो उस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे जो है इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को या इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया 1971 से, और इंपॉर्टेंट जो है उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। अब इसमें से क्वेश्चंस देखिए क्या क्या बनता है। एक तो रामसार कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में। कहाँ हुआ? ईरान में, 2 फरवरी को हुआ। और इसी चीज के लिए जो है 1997 से 2 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब से? 1997 से मनाना शुरू कर दिया। ये चीज ध्यान रख लेंगे आप लोग। इसमें और क्या चीज ध्यान रखने वाली है देखिएगा, भारत में कुल कितनी वेटलैंड्स हैं रामसार कन्वेंशन के तहत? रामसार कन्वेंशन के तहत भारत में कुल कितनी वेटलैंड है? ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले लंबे समय तक 26 रही थी, और अभी पिछले साल के अंदर अंदर जो है 11 बढ़ चुकी है, और अभी वर्तमान में कुल 37 वेटलैंड्स है। टोटल वेटलैंड्स कितना है वर्तमान में? 37 वेटलैंड्स है इसके अंदर रामसार कन्वेंशन के तहत भारत के अंदर, अकेले के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि भारत में पहली वेटलैंड किसको घोषित किया गया था, तो भारत में फर्स्ट जो वेटलैंड है वो घोषित किया गया था चिल्का लेक को। चिल्का लेक आपको पता है ना कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा जो कियोलडाउ नेशनल पार्क है, कियोलडाउ नेशनल पार्क जो है ये है आपका राजस्थान के अंदर। इन दोनों को जो है सर्वप्रथम भारत में रामसार वेटलैंड घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें भारत में सर्वाधिक या सबसे बड़ी वेटलैंड साइट कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी रामसार साइट कौन सी है, अगर ये बात पूछे तो ये आपकी सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने हो? सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बनाती है, वो आपका है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और वही सबसे बड़ी साइट है इंडिया की रामसार साइट सुंदरबन। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछे कि मैक्सिमम रामसार साइट भारत के कौन से राज्य में है, तो मैक्सिमम रामसार साइट जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। उत्तर प्रदेश में 7 रामसार साइट है। समझ पा रहे हो? उत्तर प्रदेश में अकेले में कुल कितनी रामसार साइट है? 7 रामसार साइट है। 7 रामसार साइट आपकी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 1997 के बाद से मनाया जा रहा है। क्या होती है वेटलैंड ये भी बता दिया। 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था, ईरान का शहर है। भारत में वर्तमान में टोटल 37 है। पहले चिल्का और कियोलडाउ नेशनल पार्क है, सबसे बड़ी सुंदरबन, और यूपी के अंदर 7, सबसे ज्यादा यूपी राज्य के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के नाम आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ताकि उनके नाम जब भी आप देखो तो आपको बुरा ना लगे, आप लोग आंसर कर पाओ। जैसे कि अष्टमुडी जो वेटलैंड है, अष्टमुडी ये किधर है? आपकी केरला के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी चिल्का होगी, आपको पता ही है। इसके अलावा और भोज वेटलैंड, ये नाम कई बार पूछा जाता है। भोज वेटलैंड कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर जो है भोज वेटलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार पूछी जाती है। इसके अलावा भितरकनिका, इसके अलावा कौन सी है? भितरकनिका, ये कहां पर है? भितरकनिका वेटलैंड जो है आपकी उड़ीसा के अंदर है, भितरकनिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है चंदरताल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसी प्रकार से जो है आपका अगर और भी बात करें तो सांबर हो गई, सांबर झील जो है आपकी वो भी वेटलैंड है राजस्थान के अंदर। ठीक है। और कौन सी है? और याद करो, हरिके हो गया पंजाब के अंदर। हरिके कहां पर है? पंजाब के अंदर है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। लोकटक जो झील है वहां पर लोकटक वो वेटलैंड साइट भी है, और वो कहां पर है? मणिपुर के अंदर। लोकटक जो है, लोकटक झील मणिपुर की वेरी फेमस। लोकटक झील आपको पता होगा ना, इस झील के अंदर फेमस एक भारत का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क काबुल जाओ जो है वो एकमात्र तैरता हुआ पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वहां पर। तो ये भी आपको ध्यान करना है। तो लामजाओ जो है वो आपको ध्यान रखना है वहां पर। इसके अलावा आपका वहां पर क्या मिलता है? डांसिंग जो हिरण है वो मिलता है वहां पर। ठीक है। तो ये तमाम संघाई डियर जो है जिसको बोलते हैं, या डांसिंग हिरण के नाम से जाना जाता है, तो वो वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा लोकटक हो गया, हरिके हो गया, और भी कोई ध्यान में आ रहा है? चिल्का हो गया, आपको पता ही है। इसके अलावा वुलर हो गया, वुलर कहां पर है? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा सोमोरिरी जो है ये हो गए। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट वेटलैंड। सुंदरबन हो गया, ये आपको पता ही है। ठीक है। रोपड़ हो गया, ठीक है ना, रोपड़ हो गया।
और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम बार बार पूछा जाता है आपसे, दीपोर भील। दीपोर भील जो है ये कहाँ पर है? असम के अंदर है। दीपोर भील कहाँ है? असम के अंदर। तो ये कुछ एक वेटलैंड्स जो है 37 है, 37 है वैसे, सारी आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये कुछ एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के नाम जो है आप लोग याद रखें, ऐसा मेरा दिली ख्वाहिश है, तो आप लोग याद रख पाएंगे इनको, ठीक है। भितरकनिका उड़ीसा के अंदर, भोज मध्य प्रदेश, अष्टमुडी केरला, रोपड़ जो है पंजाब के अंदर हो गया, ठीक है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के अंदर है, ठीक है। हरिके आपका पंजाब, ठीक है। तो ये कुछ एक आपको ध्यान रखने। दीपोर भील इंपॉर्टेंट नाम है, असम के अंदर है, ठीक है। सोमरीरी जनके हो गया, लोकटक मणिपुर हो गया, हरिके पंजाब, सांबर राजस्थान, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। तो ये सब आपको ध्यान रखना है ये वेटलैंड के बारे में, राइट। तो इसका आप आंसर बताइएगा, सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 2 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी को शुरू हुआ था, तो 2 फरवरी जो है इसका ए आंसर सही हो जाएगा, राइट। 2 फरवरी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका कि बैकस्टेज स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, बैकस्टेज स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है थोड़ी सी। मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें क्या लिखा है? स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। अब ये व्यक्ति जो है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उन्होंने 1985 से लेकर 2014 के अंदर जो 2014 तक जो पॉलिसी मेकिंग हुई है गवर्नमेंट द्वारा, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, उन सारी के बारे में जो है थोड़ा सा इस बुक के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स जो है उन सब का मिश्रण करके इसके अंदर बताया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो इस बुक के अंदर दिखाई गई है। मोंटेक सिंह आहलूवालिया की बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आप कुछ काम कर चुके हैं, मतलब अपना जो है सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा योजना आयोग जो था पहले, अभी डिफंक्ट हो चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ रहा है। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर भी अपना जो है अपनी भूमिका निभा चुके हैं ये। इसके अलावा जो पीएमओ है उसके अंदर भी काम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा रिकॉर्ड रहा है मोंटेक सिंह आहलूवालिया को। इन्होंने बहुत ही नज़दीक से सारी चीज़ों को देखा है लंबे समय तक। तो इन्होंने एक बुक लिखी है द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स, ठीक है। तो ये किसकी है? ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, याद रखेंगे आप लोग। 1985 से 2014 तक इंडिया की पॉलिसी मेकिंग के बारे में है, बट आप इतना याद रखो, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, दैट्स एनफ, ठीक है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश में हथियारों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? देखिएगा, डेफ एक्सपो मतलब क्या है? डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो मतलब डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहां पर किया, ये पूछ रहा है। डिफेंस एक्सपो जो है वो 2 साल में एक बार होती है, इससे पहले 2018 में भी हुई थी। ये क्या है? इसमें नाम से लिखा हुआ है, हथियारों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी। इसमें क्या किया जाता है? सेलर और बायर को एक साथ लाया जा रहा है ताकि पता लगे कि हमारे पास ये हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ हमारे पास ये चीज़ें हैं और आप लोग खरीदना चाहो तो खरीद लो भैया। ये मुद्दा है मेन। मान लीजिए डिफेंस एक्सपो लगाया है, हम लोगों ने अपने अच्छे अच्छे हथियार रखे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से जो है अगर कोई भी बांग्लादेश से आया, कोई भी नेपाल से आया, कोई भी म्यांमार से आया, कोई भी इंडोनेशिया से आया, उसने देखा कि यार बड़े मज़ेदार, बड़े मतलब अच्छे जो है टेक्नोलॉजी वाले बड़े मज़ेदार हथियार हैं इनके पास, तो हमारे पास भी होने चाहिए, तो हमारा कुछ पैसा बन रहा है उस चीज़ से, हम लोग बना के देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। तो इसीलिए जो है डिफेंस एक्सपो के अंदर सेलर और बायर को एक साथ लाया जाता है। तो ये है डिफेंस एक्सपो। तो 2020 उसमें वो लोग भी अपना इधर जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके पास भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसका भी मौका दिया जाता है कि आप लोग भी हमारी इस डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शनी में रखो इसको, राइट। तो ये है डिफेंस एक्सपो। अब बोल रहा है कि 2020 का कहां पर लगाया गया था, ये बात बताइए, पूछिए इसने। तो 2020 का लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लखनऊ में, लखनऊ कहाँ है आपको अच्छे से पता होगा, उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर लगा था। और 2018 में इससे पहले जो है वो चेन्नई में था। 2018 में इससे पहले चेन्नई में था, ठीक है ना। और इसी में क्या था कि इजराइल और जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जो आपकी इजराइल की कंपनी है, उन दोनों ने एक आपस में करार किया है कि हम लोग जो रोटरी मिलिट्री ड्रोन्स बनाएंगे, रोटरी मिलिट्री ड्रोन्स बनाएंगे जो कि मिलिट्री को जो है निगरानी करने के अंदर और पेट्रोलिंग करने के अंदर जो है हेल्प करेगा। तो इस प्रकार का ड्रोन्स बनाने की उनके बीच में, इससे पहले भी जो है काफ़ी काम ये लोग आपस में कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है, दूसरा इसका और भी मकसद क्या है हमारा अभी वर्तमान में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो है इस सेक्टर के अंदर पैसा जो है खींचना है, या इस सेक्टर के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पैसा लगवाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट हो, और प्राइवेट सेक्टर को इस सेक्टर के अंदर जो है इस सेक्टर में हम लोग लेके आ रहे हैं।
तो ये तमाम चीजें हो रही है। तो डिफेंस एक्सपो सीधा पूछेगा आपसे क्वेश्चन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समझ पा रहे हो? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल में एक बार लगता है वो, इतना और ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अजय वॉरियर 2020 भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिएगा अजय वॉरियर, मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो है आपके सामने कुछ एक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस है और आपको पता होना चाहिए, तो उनके कुछ एक के नाम रखने। तो बता दीजिएगा फटाफट से, अजय वॉरियर हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अजय वॉरियर जो है ये किस देश का भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बताइए फटाफट से, किस देश का और भारत का है ये? तो ब्रिटेन और भारत का, ब्रिटेन यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन और भारत का जो है दोनों का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट जो अभ्यास है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, संप्रीति 9 जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत का है, संप्रीति 9, ठीक है। इसके अलावा सूर्य किरण जो है वो नेपाल के साथ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार जो हैंड इन हैंड जो है वो चाइना के साथ है। इसी तरह से जो है मालाबार जो है वो जापान, इंडिया और अमेरिका का, तीनों का ट्राइलेटरल है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है उनको तो एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शक्ति जो है और मित्र शक्ति नाम से भी है हमारे, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अजय वॉरियर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? कि ऐसा कौन सा कंपनी है, कौन सा टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए, जो हमारे जो नेत्रहीन या फिर ये कह सकते हो आप जिनको दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसको टॉकबैक जो है कीबोर्ड लॉन्च किया, सॉरी, या विकसित किया है, टॉकबैक। तो टॉकबैक ऐसे लिखेंगे इसको अंग्रेजी भाषा में, टॉक और बैक, ठीक है, टॉकबैक, समझ रहे हो आप लोग? टॉक पता है ना आपको, टॉक करना, बात करना, तो टॉकबैक जो है वो कीबोर्ड विकसित किया है। तो किसने किया है आपसे ये पूछा गया, बताइएगा फटाफट से, किसने किया? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल। तो आपको पता है कि ब्रेल जो है एक स्क्रिप्ट है या ब्रेल लिपि है जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए बड़ी ही कारगर है। लुइस ब्रेल के द्वारा जनरेट की गई ये लिपि है, एक ब्रेल लिपि। उसी आधार पर जो है गूगल ने जो है ये कीबोर्ड जनरेट किया है ब्रेल के अकॉर्डिंग ही जो है गूगल ने टॉकबैक नाम से कीबोर्ड जनरेट किया है गूगल ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है गूगल के द्वारा ये किया गया है, और गूगल के द्वारा किया गया है तो गूगल का पता है आपको, गूगल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। इसके अलावा जो है अगर बात करें हम लोग गूगल के आपके अभी फिलहाल जो है गूगल के अध्यक्ष कौन है या गूगल के सीईओ कौन है अभी, तो सुंदर पिचाई जो है वो भारतीय व्यक्ति जो है सुंदर पिचाई, वो अभी गूगल के जो है सीईओ है वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रेल लिपि जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि है जो कि लुइस ब्रेल के द्वारा तैयार की गई है। तो ये 2-3 चीजें इसके अंदर से ध्यान रखनी है। तो टॉकबैक कीबोर्ड अगर पूछेगा तो बता दोगे अब गूगल, करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टॉकबैक के बाद, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धू-रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धू-रुद्रा जो है रेलवे स्टेशन या सिद्धू-रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली रखा गया है? और ये नाम रखा गया है हुबली रेलवे स्टेशन का। हुबली रेलवे स्टेशन जो है ये कर्नाटक राज्य के अंदर है, कर्नाटक स्टेट के अंदर हुबली रेलवे स्टेशन है। और हुबली जो है वो हमारी जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है, जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर भी है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो भी क्या है? हुबली रेलवे स्टेशन है। हुबली जो है इसका नाम पिछले 5 वर्ष में 2 बार बदला जा चुका है, और अब फिर से वहाँ के लोगों की ये गुजारिश थी कि हमारे इस रेलवे स्टेशन जो हुबली रेलवे स्टेशन है, जो कि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है अभी वर्तमान में, इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, लेकिन वर्तमान में हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, इससे पहले गोरखपुर था। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलने की उनकी गुजारिश थी कि हमारा जो नया नाम है वो श्री सिद्धू-रुद्रा स्वामी जी महाराज के नाम पर रखिए, जो कि भारतीय हिंदू गुरु है एक, और दार्शनिक भी है, फिलोसफर भी है और हिंदू गुरु है, तो उनके नाम पर इन्होंने रखवाया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कर्नाटक राज्य की बात हो रही है तो कर्नाटक में है हुबली रेलवे स्टेशन। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है आपकी? बेंगलोर, आपको पता है अच्छे से। इसके अलावा जो है कर्नाटक के अंदर मैं बात करूं,
कैपिटल हो गया बेंगलोर। इसके अलावा विधानसभा सीटें कर्नाटक के अंदर कितनी है, 224 है। और लोकसभा और राज्यसभा कितनी है, तो लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 28 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी है, विधानसभा की टोटल जो है 224 सीटें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वाई.एस. येदियुरप्पा जो है, येदियुरप्पा जी जो है वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा वाजूभाई वाला जो है वो राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, वाजूभाई वाला वहाँ पर कर्नाटक के राज्यपाल है। बेंगलोर जो कैपिटल है उसको भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ कर्नाटक के अंदर कुर्ग है। कुर्ग जो है, कुर्ग को भारत का कॉफी कैपिटल कहा जाता है। सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो कुर्ग क्षेत्र में होती है। भारत के अंदर 2 प्रकार की कॉफी उगाई जाती है, एक अरेबिका, एक रोबस्टा। और दोनों ही कॉफी जो है वो बेंगलोर इसके अंदर कुर्ग में उगाई जाती है या कर्नाटक में उगाई जाती है। वेरी वेरी फेमस। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत ही आइडिया रखना है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले इसका क्वेश्चन क्या था, सबसे लंबा कौन सा है। अब इसका नाम भी बदल दिया गया बाबा साहिब के नाम से, यानी बाबा जी के नाम से सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। कौन सी भारतीय कंपनी है, आईटी कंपनी है जो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, ये बात आपसे पूछेगी। तो बताइएगा कौन सी ऐसी कंपनी है जो 40 वर्ष बाद जो है कोई भारतीय कंपनी को ये करार हुआ है इजराइल के साथ में। तो ये कौन सी कंपनी है आप बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। आपके सामने है विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और HCL। विच कंपनी, कौन सी है ये, तो ये आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस है ये कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो टीसीएस जो है, टीसीएस की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो टाटा सन्स जो है उसके अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन। इसके अलावा इसका करार किसके साथ हुआ है, इजराइल के साथ। इजराइल के साथ क्या करार हुआ है कि पूर्ण डिजिटल बैंक बनाएंगे। उसका नाम अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि 2021 तक विकसित किया जाएगा इसको। इसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है क्योंकि इसका नाम जो है 2021 तक ये लॉन्च करना है। तो अभी टाइम है, नाम भी हो जाएगा। तो अभी नाम इसका कुछ नहीं है, बट ये बात बोली गई पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं कि इजराइल के जो है राजधानी क्या है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ठीक है, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है। इसके अलावा बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री है, जो कि काफ़ी इंडिया के साथ उनके क्लोज रिलेशनशिप हो रखे हैं आजकल। और कई दिनों से जो है भारत और इजराइल अच्छे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। भारत और इजराइल ने अभी पीछे जो है बराक-8 नाम से एक मिसाइल का भी जो है साथ में विकास किया था, साथ में विकसित की थी, डेवलपमेंट किया था इसका। बराक-8 मिसाइल जो भारत और इजराइल ने दोनों ने मिलकर बनाई हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, बराक-8 किसकी है, भारत और इजराइल की संयुक्त रूप से बनाई हुई। और अभी पहला डिजिटल बैंक, पूर्ण डिजिटल बैंक कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है टीसीएस जो है, वो भारतीय कंपनी टीसीएस जो है वो बना रही है। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है इजराइल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल बहुत आगे है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट फिर भी टीसीएस जो है, हमारी टीसीएस, एक चीज़ का ध्यान रखना है, 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। जो प्राथमिक सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। सेकेंडरी जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। टर्चरी जो है आपका, तृतीयक जो है वो आपका सर्विस सेक्टर होता है। भारत जो प्राइमरी और सेकेंडरी में बहुत पीछे है, लेकिन जो थर्ड सेक्टर है हमारा, टर्चरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, उसमें हम लोग बहुत आगे हैं। और हमारी जीडीपी में भी जो है टर्चरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान भी है। 50% से ज़्यादा योगदान है, आप यूँ कह सकते हो। लगभग 60% जो है सर्विस सेक्टर से हमारा पैसा आ रहा है, हमारी जीडीपी चल रही है। और सर्विस सेक्टर में अगर स्पेशली बात करें तो जो हमारी कंपनियां हैं, जो हमारी आईटी कंपनीज है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, उसमें टीसीएस हो चाहे इन्फोसिस हो, ये वर्ल्ड लेवल पे दुनिया भर में जो है बहुत अच्छा नाम कमाया है और भारत का नाम जो है बहुत आगे लेकर आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए टीसीएस जो है अपने आप में टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो ये पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। ठीक है, ध्यान रखना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीसीएस करेक्ट है। तो ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। तो बताइए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में
शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है। किस राज्य की सरकार जो है हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है, ये बात पूछी गई है। तो बताइएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, कौन सी सरकार जो है वो इतनी दरिया दिल्ली दिखा रही है? देखिएगा कौन सी है। तो देखिएगा, कोरोना का जो महामारी चल रही है, कोविड-19 पैंडेमिक जो है, इसके कारण बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार चला जा चुका है। वो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों ही जगह जो है दिक्कत है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जैसी स्कीम है, आप जानते हैं कि मनरेगा जो है वो 2005 में मनरेगा आ गई थी। तो उसके बाद जो है 2008 में महात्मा गांधी उनके आगे और जुड़ गया नाम, तो जो है उसके बाद मनरेगा हो गई, पहले जो है नरेगा थी, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, तो लेकिन शहरों में इस तरह का जो है एक 120 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा, ये पहल की है एक सरकार ने। वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कार्य किया है। तो 120 दिन के लिए कार्य दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। उसका जो मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना है, उसके अंतर्गत ये होगा। मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना के तहत ये 120 दिन का काम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात पूछे तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ एक जो है आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध की अगर बात करें तो वो कौन से में है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में कई बार डिस्प्यूट होता है, लोगों को लगता है कि पंजाब में है या हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका क्या होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर 120 दिन रोजगार, शहरी रोजगार है, ये बात ध्यान रखना, शहरी जनता के लिए, राइट। तो ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये पूछ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स जो है, या ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये बात पूछ रहा है। ये किस आधार पर दिया जाता है? ये दिया जाता है कि इकोनॉमिकल फ्रीडम कितनी है, यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का उस चीज में कितना फ्रीडम है, ये तमाम चीजों जो है आर्थिक आधार पर जो है देखकर फिर ये जो है आपका इंडेक्स तैयार किया जाता है। एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है 162 देशों को इस सूची में रखा जाता है। 162 देश शामिल है इसके अंदर, इस सूची में 162 देशों में जो है फ्रेडर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसर्च के बाद ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसके अंदर भारत का 2020 में कौन सा स्थान आया है, ये बात पूछ रहा है। तो भारत में 2020 के अंदर जो भारत का स्थान आया वो आया 105वां। इस इंडेक्स में भारत का 2020 में कितना स्थान है? 105वां। लेकिन इससे पहले जो है भारत का 79 था। इससे पहले कितना था भारत का? 79वां था, और अब हो गया 105वां। कितने पीछे चले गए हम लोग? सोचो आप लोग, 26 जो है आप ये मान के चलो कि 26 जो हम लोग नंबर पीछे चले जा चुके हैं। यहाँ 79 से 105 पे जा चुके हैं। वजह क्या है? वजह है इसके पीछे न्यायिक प्रणाली हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया। इन चीज़ों में जो हमारे देश में थोड़ी श्योरिटी नहीं है, थोड़ी दिक्कतें हैं प्रॉपर्टी को लेकर, व्यापार की स्वतंत्रता हो गई, इन सब में जो है हम लोगों ने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है। इसके कारण हम लोग इस बार जो है इतना नीचे की तरफ खिसक गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें फर्स्ट टॉप की बात करूँ तो हांगकॉन्ग जो है वो इसमें फर्स्ट कंट्री जो है सबसे टॉप में कौन है? तो हांगकॉन्ग है। सब में टॉप में कौन है? तो हांगकॉन्ग जो है वो आपका नंबर 1 है। आपका ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें हांगकॉन्ग पहले नंबर पे है। इसके बाद आपका सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर आता है। तो ध्यान रखना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जो है ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा लास्ट में अगर बात करें तो अफ्रीका की कंट्री होगी, जैसे कॉन्गो हो गया, अल्जीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है।
ये जो है ये लास्ट पे है, ईरान भी लास्ट में ही है, ठीक है। तो ये कुछ है कंट्री जो है ये सबसे निचले स्तर पे इन्होंने प्रदर्शन किया इसके अंदर, लेकिन हमें इतना निचले स्तर पर जाना का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो अफ्रीकन कंट्री जो है वो ज़्यादा अंदर नीचे पे है। लेकिन भारत का कौन सा स्थान बना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 105वां, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग इतना पीछे चले गए एकदम से, 79 से सीधा डायरेक्ट 26 जो है नंबर पीछे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपका, लास्ट क्वेश्चन था ये। इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और इसका आंसर क्या था? 105वां बी, करेक्ट है। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन खत्म। बाकी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और पिछली क्लासेस को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।